मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों का रोज़गार आज के लिए बन गया है कि मुझ पर शक करना, संदेह करना। मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं। परेशान तो वो हैं जिनके बारे में बात नहीं करता। कोई मुझे बोलता था कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था जैसा हमारे घरों के बड़े बूढ़े दिया करते हैं कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता, ये सब ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि ज़िंदगी में जब पहली बार आपको झेलते हैं तो समझ में आता है कि चीज़ें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि दृष्टि में मेरी स्थिति राष्ट्रपति वाली है, प्रधानमंत्री और मंत्री बाकी लोग हैं, तो मैं तो केवल रबर स्टाम्प की तरह से स्टैम्प लगा के साइन कर देता हूँ। ऑफिस में जो मैनेजमेंट के सीनियर लोग हैं, किसी को पकड़ लेता हूँ, बुला लेता हूँ, उससे गप मारने लगता हूँ। गप मारते मारते समझता हूँ कि क्या चल रहा है, सब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और 1 घंटे की गप से ह्यूमन रिलेशंस वाली बॉन्डिंग हो जाती है। उसको ये भरोसा होता है कि मुझ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मैं तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए उसको बुला के बात कर रहा हूँ। वेलकम करते हैं दृष्टि आईएएस के सीईओ। मेरे नाम में जो दिव्य कीर्ति है उसका संबंध मतलब मेरी चॉइस से नहीं है, मेरे फैमिली से है, परिवार से है। मैं जिस परिवार से हूँ वो परिवार आर्य समाज को मानता है, और आर्य समाज की एक विशेषता है कि वो जाति व्यवस्था को खारिज करते हैं। तो हमारी फैमिली में कास्ट सिस्टम काम ही नहीं करता है। हमारे बच्चों को परिवार में ये बताया भी नहीं जाता कि जाति क्या है, हम किस जाति से हैं। तो वो परंपरा कम से कम 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी, उस जनरेशन में बहुत सारे लोग साहित्यकार हैं। मेरे पिताजी भी साहित्यकार हैं, उनको हरियाणा की साहित्य अकादमी से कई अवार्ड्स मिले हैं, कई उपन्यास लिखे उन्होंने। तो उस समय उन साहित्यकार परिवार के लोगों में एक राय बनी कि बच्चों के हम कास्ट नेम तो नहीं लगाएंगे, तो क्यों ना कुछ मौलिक सा नाम रखें जो साहित्यिक सा हो। तो ऐसा हमारे पूरे खानदान में 3-4 परिवारों में हुआ, उनमें से एक हमारा परिवार था। तो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूँ, और हम तीनों भाइयों के सरनेम अलग अलग हैं। बड़े भैया का सरनेम मधुवर्षी है, दूसरे भैया का सरनेम प्रियदर्शी है, मेरा सरनेम दिव्य कीर्ति है, और वो मेरे पिताजी की और माताजी की साहित्यिक रुचियों का परिणाम है। जब मैं छोटा था तो मेरा नाम जब सरनेम लगाया गया तो चक्रवर्ती लगाया गया था। बाद में मेरे पिताजी को ये रियलाइज़ हुआ कि बंगाल में ये एक कास्ट नेम है, तो क्योंकि वो बंगाल में कास्ट नेम है और फिर कास्ट वाली फीलिंग ना आने लगे और क्षेत्रीय अनुभूति ना होने लगे कि बंगाल से मैं हूँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको बदलें। और तब मेरे एक मामा जी जो हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर थे उस समय, डॉक्टर प्रशांत उनका नाम था, अब वो नहीं है, उनके बच्चों के नाम में दिव्य कीर्ति लगा हुआ था। तो उनसे बोरो करके हमने, मतलब मेरे पिताजी ने मेरे नाम को विकास दिव्य कीर्ति किया। और ये 10th क्लास से पहले की बात है, तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में, मेरे पासपोर्ट में, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में नाम विकास दिव्य कीर्ति ही है। ये रखा हुआ नाम नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल और लीगल नेम है। ये केवल शौक से रखने वाला नाम नहीं है, यही मेरा वास्तविक नाम है, और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। ये मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ एक उपहार है मुझे। मेरी बड़ी चाहत थी कि आपसे कभी इस तरीके से रूबरू हो पाऊं, और वो आज मौका मिल गया मेरे को जोश टॉक्स के थ्रू। तो सर मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपको लेकर के ना बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आपने यूपीएससी क्लियर किया था, आईएएस बने, फिर छोड़ दिया, और मतलब वो जितनी बार आप डिटेल में जाते हो ना सर्च करने के लिए, वो नई नई बातें निकल के आती हैं कि अच्छा नहीं, उन्होंने कभी क्लियर किया नहीं, कभी कुछ। जैसे एक कोट था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि ये ना मुखर्जी नगर में सिर्फ वही जाते हैं जो खुद आईएएस नहीं बन पाते। तो मेरे को आपसे जानना था, क्योंकि अब ये मौका मिला है, तो बिल्कुल सीधा मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। ठीक भी है, जब कोई दुविधा हो तो पूछ ही लेना चाहिए। ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से ऐसी बातें मैं भी सुनता हूँ कि ऐसी अफवाहें हैं, लेकिन अफवाहों का समाधान कहाँ करूँ, कैसे करूँ? तो मैंने कई साल के संकोच के बाद पहली बार पिछले साल एक इंटरव्यू दिया ललन टॉप को। उन्होंने भी ये सवाल मुझसे पूछा, आपने शायद वो देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें इसका जवाब दिया हुआ है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इसका जवाब वहाँ भी दिया, आज फिर दे देता हूँ। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे कि उसको मतलब मैं क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूँ। अगर उसकी कल्पनाएँ हैं, उसको मज़ा आ रहा है सोचने में, और यदि मेरे बारे में 4 गलत बातें बोलने से उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मैं क्यों उसकी खुशी कम करूं। लेकिन हाँ, सच ये है कि 1996 में जब मैं करीब 22 साल के आसपास का था, पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया था यूपीएससी में।
मैंने ललन टॉप में बताया था कि मेरा रोल नंबर क्या था, 97484 रोल नंबर था, 96 का अटैम्प्ट था, 384 रैंक मेरा आया था। प्रीलिम्स में सोशियोलॉजी विषय था, मेंस में सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य विषय थे। अगर आप इससे और ज़्यादा जानना चाहें तो मुख्य परीक्षा में मेरे हिंदी साहित्य में 343 नंबर थे, जीएस में 321 नंबर थे, सोशियोलॉजी में 247 थे, निबंध में 112 थे और इंटरव्यू में 156 नंबर थे। और क्योंकि पहला अटेम्प्ट था उसकी याद रहती है जहन में। कुल 1169 नंबर आए थे, 384वां रैंक आया था। क्योंकि मैं माइल्ड नॉक नहीं पाया गया था उस मेडिकल टेस्ट में, तो मुझे CISF की सर्विस नहीं मिल पाई थी, असिस्टेंट कमांडेंट की। फिर मुझे CSS नाम की एक सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर मुझे मिला था। मेरी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने ज्वाइनिंग एक दिन लेट की थी, 1 जुलाई के बदले 2 जुलाई को की थी। इस मूड से की थी कि रिज़ाइन करना ही करना है। और जल्दी ही फिर ऐसी स्थितियाँ बनी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी मुझे फील हो रही थी ऑफिस काम करने में, तो मेरे ख्याल से मैंने 8-10 महीने शायद काम किया होगा, फिर रिज़ाइन कर दिया। जिस दिन परिवार में सब लोग सहमत हो गए, उन्हें ये भरोसा हो गया, वैसे भरोसा हमेशा रखते थे मेरे ऊपर, उन्हें जब ये भरोसा हो गया कि ठीक है, उसूल वही है कि एक ही ज़िंदगी है, सारे प्रयोग उसी में करने हैं, उसी में प्रयोग करना है, उसी को जीना है। ये चांस तो है नहीं कि एक में प्रयोग करें दूसरी को जिएंगे। तो जो नौकरी अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं क्यों उसको ढोता, तो फाइनली उसको मैंने छोड़ दिया। फिलॉसफी में एक दार्शनिक है सार्त्र नाम के, जीन पॉल सार्त्र, बहुत प्रसिद्ध आदमी है। उनका कहना है कि मनुष्य की पूरी कहानी उन निर्णयों से बनती है जो वो लेता है, और आप कितना भी समझदारी से फैसला करेंगे, कभी ना कभी थोड़ा बहुत रिग्रेट उस फैसले को हो ही जाता है, क्योंकि हर फैसले के दोनों पक्ष होते हैं ना, फायदे भी नुकसान भी होते हैं। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये मेरे जीवन का शायद अकेला बड़ा फैसला है जिसका रिग्रेट मुझे आज तक 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। मैं नौकरी छोड़ के इस दुनिया के सबसे सुकून वाले इंसानों में से एक हूँ, और मुझे इतना भी दुख नहीं है कि मैंने नौकरी को छोड़ दिया। हमें होम मिनिस्ट्री में था और कुछ दिन अच्छे गुजरे थे वहाँ, लेकिन उससे बहुत अच्छे दिन मैं गुजार रहा हूँ नौकरी छोड़ने के बाद। ये सच है मेरे बारे में, जब जानना चाह रहे थे। अभी भी कोई शक है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। और सच बात यह है कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप शक करते ही रहे तो मैं क्यों अपनी तबीयत खराब करूँगा ना। आप अगर आपकी रुचि है, आपको शौक है शक करने का। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों का रोजगार आज के लिए बन गया है कि मुझ पर शक करना, संदेह करना। मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं। परेशान तो वो है जिनके बारे में बात नहीं करता। बात तो हो रही है कम से कम, तो वही ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, आप कह देना कि मैंने भी ये कठिन सवाल पूछा था पर इसका जवाब मिल गया। और जो तथ्य मैंने आपको दिए, आप उसकी जांच CBI से करवा सकते हैं। और इन सारे तथ्यों में से एक भी गलत निकले तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ। ठीक है। आपने कहा आप 1.5 साल तक डिप्रेशन के फेज में थे लाइफ, और सेम टाइम पे आपको लगता था कि आप बहुत जिंदा दिल आदमी हैं, बहुत खुशमिजाज हैं, आप कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकते, राइट? तो वो जो फेज आया लाइफ का कि आप डिप्रेशन में, आप सोचते थे नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन से बाहर निकल गए, तो जाहिर सी बात है जो विचार पहले के रहे होंगे, जो एक आइडियोलॉजी रही होगी, उसमें बहुत सारे बदलाव आए। तो वो बदलाव क्या रहे, और मतलब क्यों, मतलब थॉट प्रोसेस जो आया आपका, पूरा इंसिडेंट में कुछ घटनाक्रम जानना चाहता हूँ उसके बारे में। और ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस UPSC के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जब इस फेज में जाते हैं, जब फेलियर आ रहा होता है लाइफ में, घर के तमाम मुश्किलें होती हैं, तो वो ऐसा फेज उनकी लाइफ में थोड़ा आता है, तो उनको भी कुछ सीखने को मिले उससे कि वो इस तरह की सिचुएशन को ना बच पाए, मतलब इस तरह की सिचुएशन से। मैं डिप्रेशन में तो एग्जैक्टली नहीं गया था, लेकिन डिप्रेशन जैसी स्थिति उसको कह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली डिप्रेशन थोड़ा सा एक बहुत कठिन अवस्था होती है। मैं एंग्जाइटी से थोड़ा आगे की अवस्था में था, और प्योर डिप्रेशन शायद उसको नहीं कहना चाहिए। सिचुएशनल डिप्रेशन एक चीज होती है, कुछ कुछ वैसा मामला था। मैंने अपने बचपन से कठिन परिस्थितियां देखी हैं, और मुझे इस बात का मतलब खुशी भी है कि मैंने परिस्थितियां ऐसी देखी, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते। और अगर आपको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया जिंदगी में, तो आप खुद ठीक नहीं बन पाएंगे, ये भी सही बात है। तो मुझे परम तत्व ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिसको आप मानते हो, उसने भरपूर ऐसी परिस्थितियां दी जिनको झेलना, जिनसे लड़ना अपने आप एक चुनौती हो सकती है।
मसलन मैंने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, सेल्समैन की नौकरी की। तब बुरा लगता था, अब सोच के अच्छा लगता है। उद्यम भी किया, कई ऐसे काम किए जो थोड़े से मुश्किल होंगे 17 साल के बच्चे के बारे में सोच के, क्योंकि अब मेरा बेटा लगभग 16+ साल का है और मैं सोचता हूँ कि अगर उसको वो सब करना पड़े तो मैं नहीं चाहता कि उसको सब करना पड़े, कोई भी पिता नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ मेरी स्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा और मुझे अब लगता है कि अच्छा होगा। मज़े की बात है कि उस दौर में मुझे डिप्रेशन कभी नहीं हुआ, शायद इसलिए कि उस उम्र में हमारे अंदर जोश बहुत ज़्यादा होता है, हम बड़ी बड़ी चुनौतियों को आराम से झेल पाते हैं, तो शायद मुझे उस समय उत्साह ही रहता था, डिप्रेशन नहीं होता था। फिर यूपीएससी की सफलताएं विफलताएं वो सब भी चलती रही, लेकिन डिप्रेशन जैसा कभी कुछ नहीं हुआ। और मैं अपने कॉलेज में, अपने ग्रुप में, फैमिली में भी, आप देखेंगे हर फैमिली में एक व्यक्ति होता है जिसका काम सबको खुश रखना होता है, तो मैं ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहा हूँ। सबसे छोटा था अपने घर में, मतलब हूँ भी हूँ, अब तो खैर बच्चे अगली पीढ़ी के हो गए, उससे पहले तक मैं सबसे छोटा था अपने परिवार में। मैं अपने दोस्तों में भी वो व्यक्ति था जो सबको खुश रखने के लिए कुछ न कुछ उद्यम करता रहता है, हंसी मजाक करना, जोक्स क्रैक करना, कुछ ना कुछ करते रहना, वैसी प्रकृति मेरी थी। इस सब से सबको ऐसा लगता था और मुझे भी ऐसा लगता था कि डिप्रेशन तो बकवास बात है। कोई मुझे बोलता था कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था जैसा हमारे घरों के बड़े बूढ़े दिया करते हैं कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता, ये सब ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि ज़िंदगी में जब पहली बार आपको झेलते हैं तो समझ में आता है कि चीज़ें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है, और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं उससे पहले बहुत बुरी स्थितियाँ झेल चुका था। मुझे कभी एंग्जाइटी नहीं हुई थी, क्योंकि जनरली मैं मतलब मजबूत दिल का व्यक्ति हूँ, इसमें कोई दुविधा मुझे नहीं है। 2015 में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब आपको राजनीति में जाना चाहिए, और मेरा शुरुआती जीवन में सपना था राजनीति में जाने का, अब नहीं है। 2015 में मुझे लगा कि चलो एक प्रयोग करके देख लेते हैं। चीज़ें ज़िंदगी में वेल सेटल्ड थी, लगभग सब कुछ वेल सेटल्ड था। जब सब कुछ सेटल्ड हो, आप फिनेंशियली भी ठीक हो, सामाजिक सम्मान भी ठीक ठाक हो ही आपके पास, तो व्यक्ति की भूख राजनीतिक ताकत की बचती है। और कई दोस्त पॉलिटिक्स में थे, उन सब ने कहा कि आपको होना चाहिए, तो मुझे लगा प्रयोग करके देखता हूँ। तो एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने अपनी सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया। वहाँ मैंने 1.5 साल काम भी किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम अच्छा किया। किसी की गलती नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो बेकार की बात है। वो दुष्यंत कुमार ने कहा है ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मेरी रुचि दूसरों की आलोचना करने में है नहीं, मेरी रुचि अपने आप को परखने में है। पहली बार एक नया फेज मेरी जिंदगी में आया। मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोसाइटी में कोशिश की कि भाई जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सारा ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए पूरी सोसाइटी के कि जो भी डिस्कशंस हो आमने सामने हो। उसमें सीधी सी बात है, आलोचनाएं भी खूब होती थी, और जो विपक्ष था बहुत मजबूती से अपनी बात रखता था। मैंने पाया कि मैं उतना मजबूत नहीं हूं जो राजनीति के इन प्रश्नों को सुलझा सके, झेल सके। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरे व्यक्तित्व की थी। तो मुझे लगता है कि मैं सामाजिक जीवन की उन चुनौतियों को झेलने में उतना सक्षम उस समय नहीं था कि इस तरह की हजारों आलोचनाएं, हजारों संदेहों को आप ठीक काम करें तब भी कोई आप पे आरोप लगा दे, सरेआम आरोप लगा दे, कुछ भी आरोप, चोरी का, डकैती का, आपने पैसा खा लिया, ऐसा आरोप बातचीत में कोई लगा दे। मैं आदी था नहीं उस चीज़ का, अभ्यस्त नहीं था। टीचर होने का एक बुरा पक्ष ये है कि टीचर क्लासरूम में तानाशाह की तरह होता है, कम से कम भारत में तो होता ही है, और तानाशाह के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो लंबे समय तक टीचिंग करने की वजह से मुझे बहुत आदत रही नहीं थी कि कोई मेरा बहुत खराब तरीके से विरोध करे और मैं उसको सुनूं, झेलूं, ऐसा अभ्यास नहीं था। तो मैं उस समय थोड़ा सा एंग्शियस होने लगा। मुझे इस बात से परवाह होने लगी कि इतने सारे लोग मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, जबकि मैं अपने होशो हवास में कोई गलत काम नहीं कर रहा था, पूरी ताकत से अच्छा ही काम करना चाह रहा था। मैं जूझता रहा। जिस दिन मैंने वो पद संभाला उसके करीब 15 दिन के बाद मुझे तबीयत खराब होने लगी। इतनी खराब हुई कि मुझे कई चेकअप करवाने पड़े, MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, कुछ निकला ही नहीं, सब ठीक था। अंत में एक न्यूरो
साइंटिस्ट ने या आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट ने इस बात को पहचाना और कहा कि आप एकदम फिट हैं, केवल आपको किसी बात की एंग्जाइटी परेशान कर रही है। तो मैंने बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा आप 7 दिन के लिए मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए। मैंने 7 दिन के लिए फ़ोन छोड़ा और उन 7 दिन में मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। मुझे तो बड़ा सिंपल सा है, केवल फ़ोन छोड़ना है। पर फ़ोन छोड़ना आसान नहीं था, मेरा सारा काम धंधा उसी पे टिका हुआ था। तो धीरे धीरे समझ में आया कि अगर मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं अपने साथ अन्याय कर बैठूंगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये फेज़ लंबा चल गया तो आप दवाइयों के हैबिचुअल हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो काफ़ी लंबे विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि जो गली मेरे लिए ठीक नहीं है उस गली में क्यों कदम रखना। तो फिर मैंने पूरे होशो हवास में अपना इस्तीफ़ा दिया, ये कह के कि मेरे स्वधर्म के अनुकूल नहीं है, मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है कि मैं ये काम करूं। मैं अपनी ताकत से जो कर सकता हूं करता रहूंगा, लेकिन मैं इस पद पर रहकर ये काम करने के पक्ष में नहीं हूं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस्तीफा देने के 6-7 दिन के बाद से दवाइयाँ छूट गई। उसके बाद से आज तक मैं दवाई नहीं खाई उस चीज़ की। तो ये सिचुएशनल आप कह सकते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन था कि एक खास परिस्थिति ने मुझे वैसा बना दिया था। अब सवाल है कि इससे मैंने क्या सीखा या इसके कुल मिला के टेक अवेज क्या हैं। पहला मैंने ये सीखा कि राजनीतिज्ञों को नफरत की निगाह से देखना ठीक नहीं है, उनको संवेदना की निगाह से देखना चाहिए। अब मुझे पॉलिटिशियंस पे दया आती है, करुणा का भाव आता है, क्योंकि जितना वो झेलते हैं उतना कोई नहीं झेलता है। उन पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, उनका मजाक बनाना सबसे आसान काम है। और मैं कई बार कहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी वो सारे व्हाट्सएप देख लें जो उनके बारे में लोग बनाते हैं तो उनका क्या हाल होगा, डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि इतनी तरह की गलत बातें राजनेताओं के बारे में कही जाती हैं, तो उन राजनेताओं की टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाए, सारी इन्फॉर्मेशन ना पहुँचाए। तो पहला जो मेरा मिजाज बदला वो ये कि राजनेता बुरे नहीं हैं, राजनेता एक बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा पत्थर अपनी छाती पर रखते हैं और हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा मैंने ये समझा कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं मन से ठीक नहीं हूँ, मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मजाक हो सकता है उड़ाते ना हो पर मन में बनाते हो शायद, वो भी ठीक नहीं है। जिस तरह से हमारा शरीर बीमार हो सकता है वैसे हमारी चेतना भी बीमार हो सकती है, और चेतना के बीमार होने के बहुत सारे प्रमाण अब तो मेडिकल साइंस के पास है। तो उसके बाद से जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो डिप्रेशन की बात करता है तो मैं बहुत सचेत होकर, बहुत सहृदय होकर उसकी बात सुनने का प्रयास करता हूँ। ना सुन पाऊँ तो किसी से बात करवाता हूँ ताकि उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तीसरी सीख मैंने ये ली कि देखिए जीवन एक ही है और करने को इतनी चीज़ें हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लें, आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तब से मैंने तय किया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो मेरे मूल व्यक्तित्व या स्वधर्म के खिलाफ है। ऐसा कोई भी काम, चाहे वो उस समय पॉलिटिक्स थी, हालांकि अब तो मेरी स्किन इतनी थिक हो गई है कि अब शायद वो स्थितियाँ मुझे परेशान नहीं कर पाएंगी आज के समय में, उस समय करती थी। तो मुझे कई ऐसे, मैं जिस जगह हूँ अभी, कई ऐसे प्रपोजल्स मेरे पास आते हैं स्टार्टअप्स के कि हम मिलकर ये स्टार्टअप कर लें, हम मिलकर वो स्टार्टअप कर लें। मुझे ये भी दिखता है कि वो चल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चल पाएंगे, चल तो जाएंगे। और मैं अंत में एक ही वाक्य बोल के बात समाप्त करता हूँ कि जीवन छोटा है, इसका एक दिन भी उस काम में नहीं लगाऊंगा जो काम मेरे मूल व्यक्तित्व के साथ नहीं चल सकता। हो सकता है कि इसमें बहुत कम मालूम, हो सकता है कि बहुत बड़ी सफलताएं मिलें, पर जिन प्रयासों की वजह से मैं ही नहीं रहूंगा, उन प्रयासों की सफलताएं तो किसी और को मिलेंगी ना, मैं तो बचा नहीं। तो मैं अपने मैं से समझौता करके कोई फैसला नहीं करूंगा। ये उसका सबसे बड़ा टेक अवे है जो मैंने अभी तक कम से कम अपने जीवन में सहेज के रखा हुआ। सर इसी में मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है जी। कि मतलब जिस सर्कल में मैं रहता हूँ तो उसमें एवरेज एज 24, 25, 26 साल के आसपास है और पूरा कॉर्पोरेट की नौकरी करने वाले लोग उस तरीके के लोग हैं और आए दिन अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी एंजाइटी के बारे में बातें करते हैं, बर्नआउट के बारे में बात करते हैं। तो एक 25 साल का युवा लड़का या लड़की कोई भी, और जो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ के बीच में उस बैलेंस को नहीं बना पा रहा है, उसको आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, जो 24-25 साल के बच्चे हैं उनमें से कुछ वर्कोहलिक होते हैं,
वर्कहोलिक वो है जिसको काम में इतना मज़ा आ रहा है, उसी में अपनी अचीवमेंट देखता है, आगे बढ़ना चाहता है। अगर वर्कहोलिक है तो वो शायद लाइफ और वर्क का बैलेंस बनाना चाहता भी नहीं है। उसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा कि ठीक है कि वो अभी उस उम्र को जी ले, आगे बढ़ने का सपना, क्योंकि ये भी तो सपना होता है ना कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊँ, मेरा स्टार्टअप ऐसा हो जाए, मेरा ये चीज़ वैसी हो जाए। अगर किसी के पास जीवन में एक पर्पज़ है तो आमतौर पर उसको एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। एक पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है। पर्पज़ नहीं है तो दिक्कत है। एक लोगोथेरेपी नाम का कंसेप्ट चलता है, कभी नेट पर सर्च कीजिए। एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इस पर काम किया। इकिगाई आपने एक किताब का जिक्र पढ़ा होगा, उस किताब में भी इस थेरेपी का विस्तार में जिक्र है। अगर जिंदगी में एक पर्पज़ आपके पास वेल डिफाइंड है तो आमतौर पर आप इन दिक्कतों से मुक्त रहेंगे। इससे जो वर्कहोलिक लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हों, केजरीवाल हों, ऐसे बहुत लोग हैं, सब वर्कहोलिक लोग हैं। इनके जीवन में कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए शायद 25, 30, 40 साल से अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थकते भी नहीं हैं, डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि पर्पज़ उनके जीवन में है। ऐसे कोई वैज्ञानिक हो सकता है, ऐसी कोई साहित्यकार हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है। लेकिन यदि आप उस तरह के बहुत पर्पज़ वाले व्यक्ति नहीं है, मेरा मतलब कोई एक खास जुनून आपके जीवन में अगर नहीं है, तो बैलेंस ही ठीक से जीवन जीने का अकेला तरीका है। और बैलेंस क्या है? अगर आप नौकरी को नौकरी समझ के कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें अपने जीवन में और तलाशनी ही होंगी। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा लोग, यंग लोग काम करते हैं, और गुड़गांव में स्टैंड अप कॉमेडियन का बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि वहाँ तनाव इतना ज़्यादा है कि हंसी का बाज़ार सबसे ज़्यादा वहीं पर है। हंसी का बाज़ार उन मोहल्लों में कभी नहीं मिलेगा जहाँ लोग वैसे ही हंस लेते हैं, जहाँ तनाव उतना नहीं है। यहाँ तनाव ज़्यादा है तो हंसी एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है, एक बाज़ार है। तो आप में से बेसिकांश लोग भी शायद उसी उम्र के होंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी को इस कोने या उस कोने पर मत जीना चाहिए, ज़िंदगी को बीच में जीने का प्रयास कीजिए। थोड़ी मौज, थोड़ा मज़ा, थोड़ा काम, अच्छे रिश्ते हों जीवन में। कम से कम 1 या 2 अनकंडीशनल रिलेशंस अगर आपके पास हैं। अनकंडीशनल का मतलब जो आपको जज नहीं करते, जिनकी सपोर्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जिनके बारे में आप जानते हैं कि इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं एक पक्ष हूँ इस डिबेट में, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम सही तरफ हो कि गलत तरफ हो। वो कहेगा तू है तो मैं तेरे साथ हूँ, बात खत्म। एक आध ऐसा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर माँ को ऐसा रिश्ता माना जाता है। एरिक फ्रॉम ने बहुत अच्छा एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ लविंग, उसमें जिक्र किया कि मैटरनल लव अनकंडीशनल लव होता है नॉर्मली, नॉट ऑलवेज। और पैटर्नल लव जो है, बाप का जो प्यार है, वो जजमेंटल वाला प्यार होता है, वो कंडीशनल लव होता है कि बेटा इतने नंबर लाओगे तो साइकिल देंगे, इतने लाओगे तो मोटरसाइकिल देंगे, इतने लाओगे तो रिक्शा देंगे। तो इस तरह का जो प्यार होता है ये कंडीशनल प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पिता कंडीशनल प्यार करते हैं, सारी माताएं कंडीशनल करती हैं। कभी कभी पिता भी कंडीशनल करते ही हैं, कभी कभी माताएं भी कंडीशन लगाती हैं। जनरल बात ये उन्होंने कही। आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे वहाँ भी कंडीशनल प्यार खूब मिलेगा। इस महीने तक टारगेट पूरा कर दिया, लो प्यार ले लो थोड़ा सा। सीधी सी बात है, ये दुनिया के हर ऑफिस में होता है ना। इस महीने टारगेट कम किया तो प्यार नहीं मिल पाएगा इस महीने। तो ये कंडीशनल प्रेम है, कंडीशनल लव है, जो दुनिया की हर सेटिंग में मिलता है, सबको मिलता है। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स में भी होता है कि तुमने इलेक्शन जितवा दिया, लो प्यार ले लो भाई। इलेक्शन नहीं जितवाए तो प्यार नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक आध ऐसा कोना अपना ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, या तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे 2000 फॉलोवर्स हैं, या तुम्हारे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो इन सब को देख के प्यार ना करे, इन सब से इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास आमतौर पर ऐसे रिश्ते नहीं होते, या उस समय कम से कम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। तो काम कीजिए जम के, और काम को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अगर काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो अपने बॉस से बात करके थोड़ा सा ट्विक करवाइए काम को कि मैं अगर ये काम करूँ ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। हो सकता है आपकी नेचर का काम मिले, स्वधर्म के अनुसार काम करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ऐसा होता है। और काम के साथ साथ शाम को थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी देख लीजिए, कभी थोड़ा इश्क विश्क करते ही होंगे आप लोग इस उम्र पे, है। और नहीं भी करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो जीवन का क्या मतलब है। रोबोट और इंसान में जो थोड़े बहुत अंतर बचे हैं आज के दौर में, एक यही तो है कि आप इमोशनल बीइंग हैं और रोबोट इमोशनल बीइंग नहीं है।
यदि इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या जिएंगे उसके बाद। मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा इसी जी में जी जी पूछिए। कि जब कभी भी आपको एंग्जाइटी होती है हाँ, तो आप उस एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या करते हो और लॉन्ग टर्म इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एंग्जाइटी मतलब उसके बाद से ऐसा नहीं कि मुझे कभी हुई नहीं, एक आध दिन कभी 2 घंटे आधा घंटा सिचुएशंस आती हैं ऐसी जो नॉर्मल बातें हैं। जब एंग्जाइटी होने लगी आपको अचानक से, सबसे आसान तरीका है जो 3 इडियट्स फिल्म में शायद वायरस ने बताया था, वही बात है या मुन्ना भाई में था, किसी में था कि जैसे ही तनाव होने लगे जोर से हंसना शुरू कर दो। मुन्ना भाई में शायद था ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हंसें ही, वो एक तरीका है। बेसिक बात है कि जिस चीज़ से देखिए एंग्जाइटी में क्या होता है, एंग्जाइटी का मूल लक्षण ये है कि आपकी जो थिंकिंग की स्पीड है रॉकेट जैसी हो जाती है, बहुत तेज थॉट्स आती है, रनिंग थॉट्स बोलते हैं उनको, और वो सारी रनिंग थॉट्स नेगेटिव होती हैं या अमूमन नेगेटिव होती हैं। तो नेगेटिव थॉट्स का बहुत तेज गति से आना एंग्जाइटी को रॉकेट साइंस ही सिंपल सी बात, एंग्जाइटी ये होती है। ठीक, ये हम सबके साथ होता है, नॉर्मल सी बात है। अगर दिन में सप्ताह में एक आध बार हुआ तो नॉर्मल बात है, कोई तनाव की बात नहीं है। ज़्यादा होने लगे तो चिंता की बात है। और जब ये एंग्जाइटी साइकोसोमेटिक बन जाती है, साइकोसोमेटिक का मतलब है साइकोलॉजिकली शुरू होके बॉडी पे असर पड़ने लगे, सोमेटिक हो जाए। जब आपको एंग्जाइटी की वजह से हाथ पैर में थोड़ी सनसनाहट होने लगे, झुंझुनाहट होने लगे, टिंगलिंग होने लगे, मतलब वाइब्रेशंस होने लगे, सिर में दर्द होने लगे, नींद नहीं आ रही, आप करवटें बदल रहे हैं, लगातार नींद आई नहीं रही आपको, ये अब केवल मामला मन का नहीं है, अब ये मन का असर शरीर पे होने लगा है, ये साइकोसोमेटिक मामला बन गया है, ये रिस्की बात है। और अगर ये 2 सप्ताह लगातार चल गया तो ये डिप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद डिप्रेशन की परिभाषा है कि कम से कम 2 सप्ताह की वो अवस्था हो और आप हेल्पलेसनेस, पर्पसलेसनेस, वर्थलेसनेस ये सब महसूस करें कि जीवन का सार नहीं है, मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, निराश हूँ, अवसाद में हूँ, हताशा में हूँ, निरर्थक हो गया हूँ। अगर ये सब फीलिंग्स लगातार सस्टेन करें तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि बहुत बुरी अवस्था होती है। तो कभी आपको एंग्जाइटी हो, इससे सबसे आसान तरीका है, ठीक उस समय एंग्जाइटी जैसे शुरू होने लगे उस विषय पर सोचना नहीं है, कामित नहीं करना है। पर इतना आसान नहीं, आप जिस पे नहीं सोचना चाहेंगे सारे विचार उसी पे आते हैं उस समय। तो अगर मैं कहूँ कि मेडिटेशन कर लो, वो सब उस समय होता नहीं है, मुझसे तो नहीं होता है, आपसे शायद हो जाता हो, मुझसे तो नहीं होता है। तो सबसे अच्छा तरीका उस समय आपको फिल्म देखना शुरू कर दें या रील्स देखना शुरू कर दें। रील्स में ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं 10-10 सेकंड के। मैंने पहली बार अभी इंस्टाग्राम 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले ही डाउनलोड किया, तो एक दिन गलती से रील चल पड़ी, तो मेरा बड़ा सही चीज़ है ये तो अब मैं दिन में 2-4 बार 5-5 मिनट रील्स देख लेता हूँ। उसमें बहुत जोकर टाइप के लोग भी होते हैं, बड़ी हंसी आती है, हंसी मजाक भी, कभी डांस देख लिया, कभी कुछ देख लिया, लेकिन कुल मिला के मन लग जाता है। तो अगर आप रील्स रात दिन देख रहे हैं तो दिक्कत है, लेकिन 1 घंटे में 1 मिनट रील देख के अगर आपका मन बहल जाता है तो क्या बुराई है। तो जब भी ऐसा एंग्जाइटी जैसा हो, कुछ तुरंत दिमाग बदलिए, कोई गेम खेल लीजिए। सबसे अच्छा है रनिंग कर लीजिए या जॉगिंग कर लीजिए या तेज गति से चलिए। देखिए एंग्जाइटी नेगेटिव हार्मोन्स को बढ़ाएगी, इतना ही करना कि पॉजिटिव हार्मोन्स को ले आना है। और पॉजिटिव हार्मोन्स कैसे आते हैं, अगर किसी से मोहब्बत करते हैं उसको फ़ोन कर दीजिए, ऑक्साइटोसिन रिलीज हो जाएगा। ऑक्साइटोसिन क्या है, लव हार्मोन है, उससे आप अच्छा फील करते हैं। या आप ऐसा कीजिए, थोड़ा तेज चलिए, भागिए, तो एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाएंगे। एंडोर्फिन्स का मतलब है कि एक हैप्पी फीलिंग आती है एक्सरसाइज करने के बाद, डिप्रेशन टिक ही नहीं सकता उसके सामने। ये डोपामाइन है, जब आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, कुछ अच्छा इंटरेस्ट से काम करेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा। ये सेरोटोनिन बेसिकली एक हार्मोन है जो आपके मूड बैलेंसिंग करता है। ये 4 हार्मोन चाहिए, इनमें से जो सबसे आसान लगे उस समय। अकेले हैं, रनिंग, चलना शुरू कर दीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ थोड़ा बैठ जाइए, अच्छा हार्मोन आया तो वो शांत हो जाएगा। इतना ही खेल है बस, और कोई ज़्यादा खेल नहीं है। नमस्कार विकास जी। नमस्कार। मैं अपने सवाल पे आने से पहले एक बात शेयर करना चाहूँगा जो अभी मेरे को याद आई। आपने जो रील्स वाली बात बताई सोशल मीडिया जी पे, जी जी। तो मेरी मम्मी है, वो काफ़ी कम पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ 6-7 महीने पहले उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को यूट्यूब चलाना सिखा। मैंने यूट्यूब चलाना सिखा दिया। तो शुरू में उन्होंने कुछ कंटेंट कंज्यूम करा, अब उनकी है ना आदत बन गई। अब उन्हें स्मार्टफोन चलाना है तो यूट्यूब भी चलाना है, सिर्फ यूट्यूब के लिए चलाना है। और उनका यूट्यूब चलाने का सिर्फ बहुत मकसद है, उनमें से 2 सबसे मेन मकसद है। वो पहला मकसद है जोश टॉक्स की कहानियाँ सुनना, अरे और दूसरा मकसद है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी की मोटिवेशनल वीडियो से। आप उनको और
मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो इमोशन मेरी मम्मी से जुड़ा हुआ है वो दोनों ही इमोशन मैं एट अ सेम टाइम अभी फील कर पा रहा हूँ, तो शायद लड़खड़ा जाऊँ बोलते हुए या मेरे हाथों में कंपन से आपको पता चल जाए। मैं सवाल पे आता हूँ अब। आप दृष्टि IAS संभालते हैं, इतने सारे सेंटर्स हैं, सैकड़ों टीम मेंबर्स, हज़ारों एस्पिरेंट्स, आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? और आपकी जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, खासकर कि एक अध्यापक के तौर पर आप ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए, दो बातें। पहले तो मेरी मम्मी को मेरी ओर से प्यार छू लीजिएगा, उनके प्रणाम कर धन्यवाद। दीजिएगा और मेरा शुक्रिया कह दीजिएगा उनको। थैंक यू सर। तो ये अच्छा है ना कि जैसे हमारे पेरेंट्स जिस उम्र में है, मैंने अभी अपने पिताजी को, उनकी उम्र 80 साल अभी भी हुई है इसी महीने, अब कुछ दिन पहले उनको यूट्यूब चलाना सिखा दिया है। वो भी मेरे वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन अभी एक ही और भी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, देखते हैं। एक स्मार्ट टीवी उनको दिलवा दिया कुछ दिन पहले, तो अब उनको आइडिया हो गया है कि कैसे चलेगा, तो फिल्म देख लेते हैं जब उनका मन करता है शौक से। वृद्धावस्था में आपकी मम्मी तो अभी वृद्ध नहीं होंगी, शायद वो 50 की उम्र के आसपास होंगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अकेलापन होते जाना स्वाभाविक है। मम्मियाँ इसलिए अकेली हैं कि वो पूरा यौवन गुजार देती हैं बच्चों की परवरिश में, और बच्चे बड़े होकर फुर्र से उड़ जाते हैं। जिसके लिए पीछे 20-25 साल लगाए वो गायब हो गया, आएगा भी नहीं। बेशक वायदे करके जाएगी जल्दी ही आऊँगा, आता तो नहीं, आप भी नहीं जा पाएंगे, सीधी सी बात है ना, क्योंकि आपका करियर है, नौकरी है, सब चीज़ें हैं। तो मम्मियों का अकेलापन इस वजह से है कि जिससे उनको इतना प्रेम था वो चला गया, इसलिए लगभग हर मम्मी एक उम्र के बाद अकेली हो जाती है। हाँ, अगर उसके आसपास उसकी बहन या बाकी लोग रहते हो तो थोड़ा सा बेहतर रहता है। पापा लोग इसलिए अकेले होते हैं कि पापा लोगों की जो प्रकृति है उसमें बहुत भावनात्मक संबंध कायम करना आसान नहीं होता है। एक उम्र के बाद तो बहुत मुश्किल होता है, और इसको नैन्सी कोडोरो नाम की एक मनोवैज्ञानिक ने द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस नाम से एक थीसिस लिखा इसके बारे में, कि पुरुष की प्रकृति में इमोशनल बॉन्डिंग्स बनाना, इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करना आसान नहीं है। छोटा बच्चा तो ठीक है, आप लड़के जो आप भी देखेंगे, जब यहाँ पर पार्टी वार्टी होगी, लड़की जितने आराम से डांस कर लेंगे, लड़के आमतौर पे चप्पलें ठीक करते हुए पाए जाएंगे या पानी के गिलास ठीक करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि वो अभी आपकी उम्र फिर भी यंग है, आगे चल के ये और ज़्यादा आपके साथ होने वाला है कि इमोशनल मामलों में आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं रह पाएंगे। सामान्य बात है, अगर ऐसा है तो आप नॉर्मल हैं, कुछ चिंता की बात नहीं है, नॉर्मल बात है। तो हम सबके पेरेंट्स की नियति है कि वो बहुत अकेले हो जाने वाले हैं, और 30 साल बाद आपकी भी वो नियति होने वाली है ना। उस अकेलेपन को भरने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो अब इसलिए आप देखेंगे बूढ़े लोग बहुत हमेशा चौकन्ने रहते हैं, कोई बच्चा आसपास से निकले उसको पकड़ लेते हैं बात करने के लिए, और बच्चे उतने ही सावधानी से निकलते हैं आसपास से कि पकड़ ना लें। ये दिक्कत क्या है कि वो अकेलेपन से उकता चुके हैं, उन्हें कोई चाहिए बात करने के लिए, और बच्चे के जीवन में अकेलेपन का अभी नहीं आया अब तक। वो तो मस्त है एकदम, उसका पूरा गैंग है, गैंग के साथ मस्त रहता है, वो समझ ही नहीं सकता उस बात को। तो रील्स हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया गालियाँ हर आदमी देता है, और देख देख के गाली देता है उसको, और गाली दूंगा और देखूंगा, इस तरह से चलता है। तो भाई अरे क्या दिक्कत है? अति की दिक्कत है ना, अति सर्वत्र वर्जयत कहते ही, अति मत कीजिए। लेकिन अगर मेरे पिताजी दिन में 1 से 2 घंटे टीवी या यूट्यूब देख के उनका मन बहल जाता है, आपकी माताजी को ऐसा होता है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है ना। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही धन्यवाद करने वाली चीज़ है, और जोश टॉक की भूमिका इसमें सच में बड़ी है। दूसरी बात आपकी ये कि दृष्टि इतना बड़ा सेटअप है, आप कैसे संभालते हैं? सच बात तो ये कि अपने आप संभलता है, मैं संभालता नहीं हूँ, अपने आप संभल जाता है। और मुझे एक कहानी में बड़ा गहरा यकीन है, एक हमारे मित्र सुनाया करते थे वो कहानी। देखिए, सच बात यह है कि इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके बिना दुनिया 1 सेकंड भी रुकने वाली है। ये एहसास बना रहे तो ठीक रहता है, वरना आदमी ज़्यादा धौंस में रहता है और एक दिन पता लगता है कि वो नहीं रहा। क्या हो जाता है उससे? कितने प्रधानमंत्री हमारे देश में, कितने राष्ट्रपति अमेरिका में, जिनके बारे में हम सोचते थे कि दुनिया चल नहीं पाएगी उनके बिना, वो चले गए, दुनिया चल रही है। तो एक कहानी मेरे दोस्त से सुनाया करते थे कि एक कुत्ता था, एक बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था एक बार। तो काफी देर चलता रहा, उसको लगा बैलगाड़ी मेरे ऊपर चल रही है, और धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है। और बाद में उसने सबको धौंस दिखाने के लिए बोला, अब दिखाता हूं, वो रुक गया, तो बैलगाड़ी चली गई।
ऐसी मैं दृष्टि चला रहा हूँ, है ना। मैं नहीं चला रहा हूँ भाई, मैं नहीं चला रहा हूँ। 1200 लोग मैनेजमेंट में काम करते हैं, करीब 80 के आसपास टीचर्स हमारे साथ काम करते हैं। 1280 समझदार विवेकशील व्यक्ति हैं, अपने विवेक से अपना अपना काम संभाल लेते हैं। मेरा काम सिर्फ इतना है मुखिया होने के नाते कि जहाँ जहाँ कोई दिक्कत हो उसको ठीक कर देना। और हमने इस बीच में काफ़ी सीखा भी, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट ऐसी पढ़ी नहीं है कहीं से। हालांकि मैंने IIT दिल्ली से मैनेजमेंट का एक छोटा सा कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, पर वो तो मैंने अभी 2-3 साल पहले किया है। और कंपनी तो मैं 24 साल से चला रहा हूँ, तो इस समय पहले उसके बिना ही चला रहा था। हमने मतलब पत्थर रगड़ रगड़ के चिंगारियाँ निकालना सीखा है। लाइटर हमें मिले नहीं कभी, माचिस मिले नहीं कभी, तो हमने चिंगारियाँ निकाल के सीखा और धीरे धीरे सीख गए। शुरू में हमने पर्सन सेंट्रिक सिस्टम बनाया जिसमें मैं केंद्र में था, मैं अकेला टीचर था। 1999 से लगभग 2011 तक मैं अकेला टीचर था, या 1-2 टीचर्स और थे, लेकिन मुख्य भूमिका में मैं रहता था। हिंदी साहित्य में ही पढ़ाता था, फिलॉसफी पूरा मैं पढ़ाने लग गया था आखिरी 4-5 साल में। निबंध में पढ़ाता था, इंटरव्यू में पढ़ाता था, अकेला टीचर एक तरह से मैं था। कुल स्टाफ कितना था? 3 या 4 लोगों का था। कुटीर उद्योग चल रहा था हमारा छोटा सा, 4-5 लोग काम करते थे। मैं सुबह क्लास में घुसता था, 3 घंटे बाद निकलता था, फिर 1 घंटे में घुस जाता था। दिन में 3 बार 3-3 घंटे की क्लास में घुसता था। कभी कभी और ज़्यादा समय के लिए दिन में 15-18 घंटे तक भी पढ़ाना पड़ता था उस समय, उस दौर में, अगर एग्ज़ाम पास हो। बाद में हमने इस बात को रियलाइज़ किया कि एक अकेला व्यक्ति कितना काम करेगा। और मेरी सबसे बड़ी कमी थी कि मैं डेलीगेट नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट था। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप में से जो लोग परफेक्शनिस्ट हैं, आप अपनी ज़िंदगी को दोजख बना रहे हैं, नरक बना रहे हैं। परफेक्शनिज्म में क्या होता है कि व्यक्ति एक तो खुद को बहुत 30 मार्का समझता है कि ये जो काम मैं जितना अच्छा करता हूँ ना, बाकी लोग कर नहीं पाएंगे। कभी कभी वो ठीक भी है इस मामले में कि एग्जैक्टली वैसा नहीं कर पा रहे, ठीक बात है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे इसलिए भी क्योंकि आपने चांस दिया ही नहीं उनको। जब 10 बार कर लेंगे तो कर लेंगे आपके जैसा। तो मैं परफेक्शनिस्ट व्यक्ति था एक ज़माने तक, और मैं डेलीगेट कर ही नहीं पाता था। मुझे लगता था कि कहाँ कर पाएंगे ये लोग ऐसा काम। आपको थोड़ा सा लापरवाह होना पड़ता है, तब आप डेलीगेट कर पाएंगे। फिर मैंने डेलीगेट करना शुरू किया, अच्छे लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, और अब तो स्थिति ये है कि लगभग सब कुछ मैंने डेलीगेट कर रखा है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि दृष्टि में मेरी स्थिति राष्ट्रपति वाली है, प्रधानमंत्री और मंत्री बाकी लोग हैं। तो मैं तो केवल रबर स्टैम्प की तरह से स्टैम्प लगा साइन कर देता हूँ, बाकी लोग सब काम करते हैं। सब लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो ये ज़रूर मैंने इसमें कोशिश की कि जो HR मैनेजमेंट है, अच्छा मेरी एक समझ ये भी है कि मैनेजमेंट का बेसिक मतलब केवल HR मैनेजमेंट है, बाकी सब बेकार की बातें होती हैं। अगर आप एक बढ़िया टीम बना सकते हैं और उस टीम को साथ में लेकर चल सकते हैं, बाकी सब अपने आप हो जाता है, कुछ नहीं करना है आपको। और एक अच्छा लीडर वो है जो अपने से अच्छे लोगों को साथ में ले आता है। अब जैसे हमारी मीडिया एक टीम है, उसमें मीडिया में जो व्यक्ति सर्वोच्च पद पे है वो मुझसे ज़्यादा जानता है मीडिया के बारे में, मैं कैसे जानूंगा उतना। टेक्नोलॉजी में जो हमारा चीफ है, उसके सामने मुझे कहाँ कुछ आता है टेक्नोलॉजी में, 1% भी नहीं आता। तो मेरा काम क्या है, अच्छे लोगों को लाना, उन सबको ये एहसास करवाना कि वो ठीक जगह है, उनकी जायज़ समस्याओं को सुनना, समाधान करना, ये काम करना है। अपने से बेहतर व्यक्तियों को ला के उन सबको आपस में जोड़ देना। तो ये ज़रूर हमने किया कि हमने सिस्टमिक अप्रोच पे काम किया, न कि इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच पे काम किया। मैंने करीब 5 साल पहले दृष्टि का संविधान लिखा, जिसमें एम्प्लॉय हैंडबुक उसको हम बोलते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन छुट्टियों के और जो भी मतलब TA DA जो भी हो सकता है, अटेंडेंस वगैरह, वो सब हिंदी में भी इंग्लिश में भी सारे स्टाफ को प्रोवाइड करवाया था कि ये सिस्टम में आ जाए, SOPs के लेवल पर आ जाए। फिर हायरार्की स्ट्रक्चर हमने एक बहुत विस्तृत रूप से बनाया। मैनेजमेंट के 14 लेवल्स हमारे यहाँ होते हैं, और लगभग हर 1-2 साल में हर अच्छा काम करने वाले व्यक्ति का प्रमोशन हो ही जाता है। साल में एक दिन निश्चित है प्रमोशंस के। जो व्यक्ति बहुत शानदार काम करता है उसको 2-3 प्रमोशन एक साथ भी मिल सकती है। जो काम नहीं अच्छा कर रहा है उसको शायद 3 साल तक भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। और हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे फैसले करें, सैलरी हाइक हो, प्रमोशंस हो, आदि आदि आदि। नौकरी से निकालना दृष्टि की कल्चर में आमतौर पर 0 के आसपास होता है। हम शायद साल भर में 1000 में से 1 आध व्यक्ति को निकालते होंगे। जब ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, कोई रास्ता ना बचे, तो हमें लोग कहते भी हैं कि दृष्टि में नौकरी करना सरकारी नौकरी जैसा है।
वो कहते हैं इस भाव से कि कितनी बुरी बात है, मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेता हूँ कि लोग इतनी सुरक्षा महसूस करते हैं दृष्टि में, तो वो एक अच्छी बात है, अच्छे से काम करें, डरने की ज़रूरत ही क्या है। तो कुल मिला के हो जाता है, सब लोग बहुत सारे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। टीचर्स, जितने अच्छे टीचर्स IAS की दुनिया में हैं, लगभग वो सारे दृष्टि में पढ़ाते हैं, इतने शानदार लोग हैं। और ये ज़रूर है कि जब से मैं इस सब चीज़ों में उलझा हूँ, मुझे टीचिंग का टाइम कम मिलता है, जो मेरी पहली मोहब्बत है। मेरी पहली मोहब्बत टीचिंग है। क्लासरूम में चला जाता हूँ तो 3 घंटे मुझे लगता है कि मैं स्पिरिचुअल स्थिति में हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। वो कम हो गया है क्योंकि मुझे काम नहीं करना पड़ता, लेकिन हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है कि कभी कोई दिक्कत आई तो सॉल्व करना पड़ेगा। दिक्कत आमतौर पे आती नहीं है। उदाहरण से समझना हो तो ट्रेन में जाएंगे तो एक चेन लगी होती है ऊपर खींचने वाली, तो मैं दृष्टि में वो चेन हूँ। ट्रेन चल रही है, जब तक चेन नहीं खींचेगी ट्रेन चलती जाएगी, चेन खींचेगी तो काम करना पड़ेगा। चेन खींचती है हफ्ते में 1 आध बार, तब मैं संभाल लेता हूँ, पर वो चेन कब खींचेगी पहले पता नहीं होता, तो चौकन्ना रहना होता 24/7। जब चेन खींचती है मैं एक्टिव हो जाता हूँ। और ऐसी दुनिया चल रही है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से दुनिया चल रही हो। बैलगाड़ी चल रही है तो नीचे नीचे हीरो बन जाते हैं। सर मेरा ना इसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि जैसे आपने परफेक्शन वर्सेस डेलीगेशन की बात करी, तो डेलीगेट करने के बाद दृष्टि लगातार बहुत ऊंचाइयां छू रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपने बहुत अच्छी टीम बनाई। इसके अलावा आप अपने, क्योंकि आप काफ़ी फ्री हो गए होगे फिर है ना, तो आप अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे करते हो? आपका पूरा दिन दिखता कैसे है? सुबह से लेके रात के सोने तक आप अपने दिन पूरे टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बनाते हो? जहाँ तक बात है कि मैं अपना दिन कैसे मैनेज करता हूँ, आप शायद सुनना चाह रहे हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ के सैर पे जाता हूँ और मेरे साथ साथ 2 लोग चलते हैं, मुझे रिपोर्ट देते हैं दिन भर की। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह आराम से 9, साढ़े 10 बजे उठता हूँ, एकदम आराम से उठता हूँ। कोई क्लास या ज़रूरी मीटिंग ना हो तो 10 बजे उठता हूँ, ज़रूरी मीटिंग वगैरह हो तो 9 बजे उठ जाता हूँ। उसके पहले मैं अवॉइड करता हूँ, जब तक क्राइसिस ना हो नहीं उठता हूँ। फिर मैं सुबह 11 बजे, हमारे घर में नियम है कि हम सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। मेरे पिताजी होते हैं और बाकी सब लोग होते हैं, मतलब जो लोग उस समय घर में हैं, बच्चा तो नहीं होते। तो हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर 1 आध घंटा गप मारते हैं, बढ़िया से दिन भर की गप मार लेते हैं उसी समय। तो 11 से 12, कभी कभी 12:30 गप चलाते हैं। उसके बाद फिर मैं अगर पहले नहा लिया हूँ तो तैयार होकर चला जाता हूँ, नहीं तो उसके आधे घंटे बाद फिर नहाता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ। मेरा ऑफिस जाने का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है, इसलिए मेरे ऑफिस के लोग मेरी मीटिंग 1 से पहले कभी नहीं रखते हैं। जैसे आज भी मैं 3 बजे आया हूँ यहाँ पर। इसमें ये तो बाई चांस आप ही ने 3 बजे बोला, मैं खुश हो गया। अगर आप 10 बजे बोलते भी तो मैं फिर 3 बजे करवाता किसी तरह से, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता उससे पहले। तो मैं 1 बजे ऑफिस जाता हूँ, 1 से 2 तक मैं ज़रूरी मीटिंग्स अगर कोई हों तो वो पूरी कर लेता हूँ। उसके बाद कोई काम होता ही नहीं मेरे पास, फिर मैं कुछ अपने काम करने लग जाता हूँ, या ऑफिस में जो मैनेजमेंट के सीनियर लोग हैं किसी को पकड़ लेता हूँ, बुला लेता हूँ, उससे गप मारने लगता हूँ। गप मारते मारते समझता हूँ कि क्या चल रहा है, सब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और 1 घंटे की गप से ह्यूमन रिलेशंस वाली बॉन्डिंग हो जाती है। उसको ये भरोसा होता है कि मुझ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मैं तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए उसको बुला के बात कर रहा था। तो ऐसे में दिन में 3-4 सीनियर मेंबर्स को बुला के अपनी बोरियत दूर करता हूँ, और इससे ये एहसास और घना हो जाता है कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं। फिर शाम को मैं सबको बुला लेता हूँ एक साथ, जितने भी 7-8 सीनियर मोस्ट लोग हैं, कैबिनेट के समझ लीजिए, हम सब मिलके एक ब्लैक कॉफ़ी साथ में पी लेते हैं। मतलब मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, वो भी आमतौर पर पी लेते हैं, कभी कुछ और पीना चाहें वो पी लें। तो हम आधा पौना घंटा सामान्य बात से हंसी ठहाके मार लेते हैं। फिर ठहाके मारने के बाद मैं निकल जाता हूँ ऑफिस से। वो लोग थोड़ी देर रहते हैं, उसके बाद वो फिर अपने अंडर जो 5-6 उनके साथ ठहाके मारते हैं। और इस तरह से हमारा काम चल जाता है। और महीने 2 महीने में टीचर जितने भी हैं एक सेंटर पे, उन सबको बुला लेता हूँ डिनर पे, फिर हम वहाँ ठहाके मार लेते हैं, वो सब भी खुश रहते हैं। फिर मैं जब घर चला जाता हूँ तो मैं जनरली 1 घंटा सैर ज़रूर करता हूँ, और वो आमतौर पे रात को 12 से 1 बजे के आसपास, कभी 1 से 2, कभी 11 से 12, मतलब जब लोग सड़क पे निकलना बंद कर दें उस समय
ताकि ज़्यादा लोग मिले नहीं, डिस्टर्ब ना करें, सोसाइटी के अंदर ही करता हूँ। तो मैं सर्दियों में भी, जैसे आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा, तब भी, जैसे कल भी मैंने करीब 11:30 12:30 तक सैर की रात को, वो मेरा रूटीन है। वो 1 घंटा ऐसा है कि उसमें वो क्या एंडोर्फिन रिलीज़ करवा लेता हूँ थोड़े से। एंडोर्फिन रिलीज़ होने से मन बड़ा निश्चिंत रहता है, बड़ी खुशी होती है। और तब हमारे जो मैनेजमेंट के सीनियर मोस्ट मेंबर है मेरे एकदम बाद, जो डेप्यूटी CEO हैं, विवेक नाम है उनका, वो उस समय मेरे साथ होते हैं और वो कम से कम आधा घंटा रहते हैं, दिन भर का ब्रीफ करके अगर कोई मामला फंसा हो वहीं फैसला हो जाता है, सैर पे ही। सैर के बाद मैं घर जाता हूँ आमतौर पर 12 बजे। 12 से 3 तक मैं पढ़ता हूँ रोज़। क्या पढ़ता हूँ मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। अगर पहले से तय है, जैसे मान लो किसी विषय पर वीडियो बनाना है मुझे, रिसर्च करनी है तो रिसर्च करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्च का कोई इमीडिएट टॉपिक सामने नहीं है, तो मैं कोई भी किताब, मेरे पास मतलब उस स्टडी रूम में करीब 1,500 बुक्स होंगी मेरे ख्याल से, तो उनमें से कोई एक बुक उठा लेता हूँ जो मुझे लगता है कि इस समय पढ़ना ठीक रहेगा, या नेट पे ही कुछ निकाल लेता हूँ। 3 बजे मैं पढ़ने के बाद सोता हूँ, ये मेरा सामान्य रूटीन है। अगर मैं 2-3 घंटे रात को ना पढ़ूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, एंग्जाइटी होने लगती है। तो पढ़ाई ना हो और सैर ना हो और सुबह नाश्ते पर परिवार से लंबी बात ना हो, तो मुझे लगता है कि मेरा दिन अधूरा चला गया। तो मेरे दिन को पूरा करने के यही 3 ज़रूरी काम हैं। बाकी तो मैं मौज मस्ती के लिए सबसे बात करके हंसी मजाक करता रहता हूँ, और दृष्टि ऐसी चल रही है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है हम सबको पता है, और इसलिए जब आप सब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूल में भेजेंगे और आज से 30 साल बाद फिर मुझसे पूछेंगे कि हिंदी का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगा इसकी वजह केवल मैं नहीं, इसकी वजह UPSC की तैयारी करने की प्रक्रिया नहीं। मेरी शुरू से ही धारणा रही है कि कोई अच्छा कॉलेज इसलिए अच्छा नहीं होता कि वहाँ टीचर्स अच्छे, वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ बच्चे अच्छे होते हैं। और ये बात एजुकेशन में स्थापित सिद्धांतों में से एक है। संस्थानों का चुनाव कैसे करें? जी। जो बहुत बड़े हैं, फेमस हैं, वो उनके बजट में नहीं है, और जो उनके बजट में है, अफोर्डेबल है, तो एक धारणा बनी हुई है कि ये वो उस लेवल का इन डेप्थ नॉलेज या वो माहौल जो उन इंस्टीट्यूट्स में मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे में बीच का रास्ता क्या हो सकता है ऐसे विद्यार्थियों के लिए? अब क्योंकि इस मामले में मैं खुद भी एक पार्टी हूँ, तो अच्छा तो नहीं लगता कि मैं इसका जवाब दूँ, क्योंकि मैं जो भी जवाब दूंगा उसमें बायस आप देख पाएंगे, शायद बायसनेस का स्कोप बनता है इसमें। पर मेरी सामान्य समझ इस मामले में ये है कि आपकी कहानी में भी एक चीज़ मतलब समझने को मिलती है कि आप पहले पॉलिटिक्स की तरफ किसी ने सजेशन दिया तो पॉलिटिक्स में ट्राई करने का सोचा, इलेक्शन वो लड़ा सोसाइटी का, देन UPSC किया, उसको 9 महीने किया और फिर उसको छोड़ दिया और फिर टीचिंग में आ गए। तो मुझे लगता है कुछ लोगों का ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है कि ट्राई करते रहते हैं, उस चक्कर में ज़िंदगी बीत जाती है, पता ही नहीं चलता करना क्या चाहते हैं। लेकिन आप कुछ सलाह देना चाहते हैं इस बारे में कि आप मतलब कैसे पता करें इंसान कि एक्चुअल में वो क्या करना चाहता है, या फिर उसको वो चीज़ करेगा तो सेटल हो जाएगी, या सेटल या फिर वही? ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल है।